ईश्वर के बगीचे के आम पर्यावरण और मनुष्य के भावनात्मक रिश्ते को खूबसूरती से बयान करता लेखक व वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर का एक भावुक संस्मरण। आवाज विजय विक्रम सिंह। वह सावन के रिमझिम महीने की एक खुशनुमा दोपहर थी। आसमान पर गहरे काले बादल अटके हुए थे। माँ और पापा दोनों घर की क्यारी में पिछले 2 घंटे से व्यस्त थे। मुझे धुंधला सा याद है कि पापा उस किचन गार्डन की मिट्टी में दबी तमाम पुरानी ईंटों को बाहर निकाल रहे थे। ये काफ़ी परिश्रम भरा काम था क्योंकि ईंटें काफ़ी नीचे तक दबी थीं। मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। उस छोटे से करीब 10 बाय 4 फीट के किचन गार्डन में आम का एक पौधा लगाने का यज्ञ चल रहा था। पूछने पर पता चला कि ये आम्रपाली की कोई कलम थी जो हमारे मामा बस्ती की किसी नर्सरी से खरीद कर लाए थे। मुझे याद है कि मैंने बड़ी बेपरवाही से पूछा था कि अब ये आम्रपाली क्या बला है, तो पापा ने बताया कि ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति है। इसकी जड़ें गहरी जाती हैं लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा नहीं जाता। 5-6 साल में ये मीठे फल देने लगता है। फिर मिट्टी में दबी एक ईंट दिखाते हुए बोले, नीचे जड़ों के फैलने के लिए जगह बना रहा हूं। मैंने हैरानी से मुस्कुराते हुए सिर्फ अच्छा कहा था। पापा ने वो पौधा माँ के हाथों से लगवाया, ये कहते हुए कि तुम्हारी मम्मी के हाथ के लगे पौधे जी जाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने निकल गया। अगले दिन देखा तो पापा किसी फैब्रिकेटर को बुलवाकर सड़क से सटे उस किचन गार्डन में लोहे की जाली लगवा रहे थे। फिर मैंने उस पौधे पर कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, शाम को यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त रोजाना सिर्फ इतना जरूर देखता कि माँ रबर के पाइप से उस क्यारी में पानी दे रही होती। वो हमेशा स्कूटर बाहर खड़ा करने को कहती ताकि कीचड़ से सने टायर लेकर मैं अंदर का बरामदा गंदा ना कर दूं। दिन, महीने और साल बीतते गए। वो आम का पेड़ मेरी स्मृतियों से कभी अलग नहीं हो पाया। घर में जब भी अनुष्ठान होता, घर के ही आम के पेड़ की सूखी लकड़ियां और पल्लव पूजा हवन के काम आते। इतने बरसों में घर में कई मांगलिक कार्यक्रम हुए। आम के उस पेड़ की हरी पत्तियों से ही घर में तोरण द्वार बनाए जाते। कलश में पंच पल्लव डालकर उसके ऊपर घी का दिया जलाया जाता। लखनऊ जैसे ठेठ शहर की कॉलोनी के घर में आम का अपना पेड़ होना माँ और पापा को कितनी खुशी का एहसास देता होगा, उसका अंदाजा मैं अब इस उम्र में आकर लगा सकता हूँ। अब हमारे घर आने वाले हर बसंत का स्वागत आम का यही पेड़ करता। फरवरी मार्च के महीने में वह आम्रपाली का पेड़ बौर से लकदक हो जाता और कभी बारिश होती तो बसंती हवा के साथ मिलकर उस अमौरी की खुशबू सांसों में जादू सा नशा भर देती। सुबह जब पहली मंजिल की बालकनी से नीचे किचन गार्डन की तरफ देखता तो ओस की बूंदों के साथ आम के बौर चमेली के सफेद फूलों की तरह जमीन और सड़क पर बिखरे पड़े रहते। उस पेड़ पर चिड़ियों के झुंड चहचहाते रहते। आमतौर पर कम हाइट तक बढ़ने वाले इस पेड़ का कद हमारे 2 मंजिला घर से भी ऊंचा निकल गया। जब आम का सीजन आता तो लगता कि किसी ने पेड़ पर हरे बल्ब की झालर टांग दी हो। इसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू होता आम की रखवाली का क्योंकि पेड़ घर के बाहर सड़क के किनारे था, सो आम्रपाली के ललचाने वाले सुंदर आम राहगीरों के कदम रोकने लगे। भरी दोपहरी माँ पेड़ पर पत्थर फेंकने वाले लड़कों को डपटती, कभी बुलाकर टूटे हुए आम उन्हें बांट देती। और फिर एक दिन माँ नहीं रही। जब वह घर से अंतिम यात्रा के लिए निकल रही थी तो मैंने महसूस किया कि उस दिन हम सबको बिलखता देख वो पेड़ भी रोया था। दुख, पीड़ा और संताप के उन 13 दिनों में मैं उस पेड़ को कई बार एकटक देखता रहता था। और तब आंखों में आंसुओं के गुबार में मुझे आम्रपाली का पौधा रोपती माँ की वो पुरानी धुंधली तस्वीर दिखाई देती थी। मैं तब उन पुरानी स्मृतियों को एक झटके से अपनी यादों के धुंधलके से निकाल देना चाहता था क्योंकि वो मुझे तकलीफ पहुंचा रही होती थी। जीवन में ऐसे क्षण कई बार आते हैं जब जिंदगी और मौत के बीच, सुख और दुख के बीच, आशा और निराशा के बीच ठहरे हुए किसी एक लम्हे में इंसान अपनी सारी स्मृतियों को किसी गहरे समंदर में दफन कर देना चाहता है। मुझे अच्छी तरह से याद है उस साल इस आम्रपाली पर एक भी बौर नहीं आया था और तब मैंने महसूस किया था कि पेड़ पौधे भी अपनी तरह से शोक मनाते हैं जब शिद्दत से जुड़ा कोई हिस्सा उनसे टूट जाता है, फिर चाहे वो पेड़ से अलग हुई कोई डाली या टहनी हो या कोई पत्ता क्यों ना हो।
माँ के चले जाने के बाद वो घर जैसे छूट ही गया। कभी कभी मुझे लगता है कि माँ खूंटे से बंधी किसी गाय की तरह होती है, जिसके आसपास एक दुनिया बस जाती है। उसके चले जाने के बाद ममता का वो आंचल जो कभी नीला आसमान बनकर आपके ऊपर लहराता रहता है, हट जाता है और आप खुद को सूरज की तपती धूप के नीचे खड़े असहाय महसूस पाते हैं। हम सब वो घर छोड़कर बाहर जिंदगी की जद्दोजहद में मशगूल हो गए। अब उस घर में कोई नहीं रहता। मैं अपनी दुनिया में हूँ, भाई और बहन अपने अपने जहान में, और हम तीनों की दुनिया के बीच कहीं हमारे पापा हैं, जो एक अदृश्य और अंतरंग कड़ी बनकर हम तीनों से कहीं गहरे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा वो घर वही है, आम का वो पेड़ वही है, उस पेड़ के पत्तों के झुरमुट में झांकता नीला आकाश वही है, और माँ से जुड़ी वो तमाम यादें वही उस घर के हर दरवाजे, हर खिड़की, हर रोशनदान से आती सूरज की रोशनी की तरह मौजूद हैं, अपने पूरे अस्तित्व के साथ। हर साल जब भी गर्मियां आती हैं, उस आम्रपाली पर हजारों आम लग जाते हैं। ज्यादातर आम तो पकने से पहले ही सड़क से गुजरने वाले लड़के तोड़ ले जाते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी और पुराने मित्र विनय पांडे और उनकी सुसंस्कारी पत्नी ऋतु भरी दोपहरी हो या शाम उन आमों की भरसक रखवाली करते हैं। हर साल 4-5 पेटी आम दूसरे शहरों में बसे हम भाई बहनों के घर पहुंच जाते हैं। हालांकि उन आमों को पहुंचाने का खर्च इनकी कीमत से कहीं ज्यादा बैठ जाता है, लेकिन हमारे अंतस की अतल गहराइयों से जुड़े ये आम इतने स्वादिष्ट और दिव्य हैं कि ये हम तक पहुंचते पहुंचते बेशकीमती हो जाते हैं। पतली गुठली के ये रसीले खुशबूदार आम इतने स्वादिष्ट हैं जिनका मुकाबला दुनिया में आम की किसी अन्य वैरायटी से नहीं किया जा सकता। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इन आमों से हमारा कोई भावनात्मक रिश्ता है। आप खुद नेट पर सर्च कर सकते हैं। दुनिया भर के बाजार में आम्रपाली की सबसे ज्यादा मांग है, क्योंकि इस किस्म के आमों में कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक रहती है। हर साल हम सब बहुत बेसब्री और बेताबी से अपने घर के आमों का इंतजार करते हैं। कभी कभी तो सोचता हूँ कि सावन की उस खुशनुमा दोपहरी में मेरी माँ के आंचल तले पौधे के रूप में एक और शिशु ने करवट ली थी, जो अब बड़ा होकर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को हर साल ये मीठे तोहफे भेजता है। लखनऊ दशहरी और तमाम तरह के नवाबी आमों का गढ़ है, लेकिन मेरे भांजे को इस पेड़ के सिवा कोई और आम अच्छा ही नहीं लगता। उसे इन आमों में नानी की खुशबू महसूस होती है, क्योंकि उसकी नानी उसके लिए पके आम हमेशा सबसे अलग छुपा कर रखती थी। दिल्ली में अपने दादू के साथ रह रही मेरी प्यारी भतीजी सारे सीजन सिर्फ अपने घर के आम का इंतजार करती है। परसों से आम मिले तो भावुक हो गई। बोली, बड़े पापा इस आम के पेड़ को कभी कटने मत दीजिएगा। और इन आमों के शिमला पहुंचते ही मेरी शरारती बेटी को ताराहाल कॉन्वेंट की अपनी क्लास की दोस्तों को जलाने का मौका मिल जाता है। शिमला की हर लड़की के पास अपने गांव के सेब बागान के किस्से हैं। उसके जवाब में वह दादी के इस पेड़ और इसके मीठे आमों का बखान करते नहीं थकती। वो इतराते हुए कहती है, तुम्हें क्या पता, मेरी ग्रैंड माँ हर साल हमें ईडन ऑफ गार्डन से ये मीठे आम भेजती हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये दिव्य आम हमारे किचन गार्डन के नहीं, वाकई ईडन ऑफ गार्डन यानी ईश्वर के बागीचे से ही आते हैं। तो आप देखिए, आम के एक अदद पेड़ के बहाने कैसे बच्चे अपनी प्यारी दादी नानी को आज भी याद करते हैं। इस संस्मरण का यही संदेश है। कैसे एक छोटा सा पौधा व्यक्ति को पर्यावरण से एकाकार करता है। आप भी अपने माँ पिता के हाथों मीठे आम का एक पेड़ लगवाइए, कहीं भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। यकीन जानिए वे खुद बड़े हो जाएंगे। वो पेड़ उनके न रहने पर भी बरसों बरस उन्हें स्मृतियों में जिंदा रखेगा। देह मर जाती है, लेकिन उस देह की कृति और कीर्ति कभी नहीं मरती, वो इंसान हो या कोई पेड़। आप कभी महसूस कीजिएगा, कोई भी पौधा लगाते वक्त आपकी हथेलियों की गर्माहट उस पौधे की जड़ों के साथ हमेशा के लिए जमीन में बची रह जाती है। जैसे ढलता हुआ सूरज अपनी तमाम तपिश खोने के बावजूद
दूसरों के लिए अपनी थोड़ी सी गर्माहट अपने अंदर हमेशा बचाए रखता है।